नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज हिंदी शिक्षण वीडियो के महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा करेंगे। साथियों, वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। रीट परीक्षा की दृष्टि से ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहेगा। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से और हमारा जो पहला प्रश्न है वह है नाटक की कथा, वस्तु, पात्र, कथोपतन और भाषा शैली आदि के बारे में प्रश्नोत्तर के द्वारा जानकारी किस प्रणाली के द्वारा संभव है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है रंगमंच अभिनय प्रणाली, कक्षा अभिनय प्रणाली, व्याख्या प्रणाली या आदर्श अभिनय प्रणाली। तो यहाँ पर कह रहा है कि नाटक की कथा, वस्तु, पात्र और कथो कथन ये जो है ना, ये किस में रहेगा? ये हमेशा ही वाक्य प्रणाली में रहता है। तो आपका इसमें आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। अगला सवाल है भाषा में कौशल विकास से क्या अभिप्राय है? भाषा में कौशल विकास से क्या अभिप्राय है? तो भाषा के 4 कौशल होते हैं, आपको पता है, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। तो यहाँ पर बोलने की कुशलता, सुनने, बोलने, लिखने और पढ़ने की कुशलता, लिखने की कुशलता या सुनने की कुशलता। तो इसमें कौशल विकास से अभिप्राय क्या रहेगा? तो आपका बी ऑप्शन राइट रहेगा। सुनने, बोलने, लिखने और पढ़ने की कुशलता से ही भाषा कौशल का विकास होता है। अगला सवाल है पाठ्य सामग्री के केंद्रीय भावों तक पहुंचने के लिए अधिक सामग्री कम समय में पढ़ने के लिए आप किस प्रकार का वाचन करेंगे? यानी आप कम समय में अधिक सामग्री अगर पढ़ना चाहेंगे तो आप किस वाचन का प्रयोग करेंगे? द्रुत वाचन का, शेषवर वाचन का, अनुकरण वाचन का या आदर्श वाचन का? तो यहाँ पर अगर आप जल्दी से पढ़ना चाहते हैं तो वो आपका एक मौन वाचन होगा। और मौन वाचन भी कैसा? द्रुत, यानी तेज गति से मन ही मन में पढ़ना। तो इससे आपका क्या होगा? फटाफट रिविजन होता है। तो ये द्रुत मौन वाचन का ही रहेगा। अगला सवाल है यहाँ पे व्याकरण शिक्षण में आगमन विधि का जो उपयोग है वो करते समय अध्यापक के द्वारा किस क्रम का अनुसरण किया जाता है? अगर आप आगमन विधि का उपयोग करके अगर आप किसी चीज को पढ़ा रहे हैं यानी व्याकरण शिक्षण करवा रहे हैं तो आप क्या अनुसरण करेंगे? तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले आपका क्या होता है? उदाहरण आता है, क्योंकि ये विधि ही उदाहरण से नियम की ओर चलती है। उसके बाद विश्लेषण करना होता है, उसके बाद सामान्यीकरण किया जाता है और अंतिम चरण में यहाँ पे उसका परीक्षण किया जाता है। आपका बी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा साथियों। अगला सवाल है एक परीक्षा जो व्यक्ति की किसी एक या अधिक क्षेत्रों में उसका विशेषताओं और कमियों को क्या करती है? वो व्यक्त करने के लिए बनाई गई है। ठीक है, तो वो परीक्षण कैसा होगा? ठीक है, उपचारात्मक परीक्षण होगा, निदानात्मक परीक्षण होगा, उपलब्धि परीक्षण होगा या रचनात्मक परीक्षण होगा। तो व्यक्ति की एक या अधिक क्षेत्रों के बारे में अगर विशेषता कमियों का अगर व्यक्त करने के लिए बनाया जाता है तो वो हमेशा निदानात्मक परीक्षण कहलाता है साथियों। तो आपका इसमें दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अगला सवाल है विश्वसनीयता की अवधारणा से आप क्या समझेंगे? ठीक है, निर्देशों की वस्तुनिष्ठता, मापन का उद्देश्य, प्राप्तांकों की बारंबारता या गणना की समरूपता। अगर विश्वसनीय किसे कहे गए? अगर आप एक जो पेपर है उसको आप किसी से भी जचवाओ, अंक हमेशा समान ही प्राप्त होंगे, तो वो क्या होगा? विश्वसनीय होगा। और वहां पर अगर गणनाओं में अगर समरूपता है तो वो एक विश्वसनीय की अवधारणा कहलाएगी। सके आप कितने भी बार गिनो, सेम ही जोड़ आने वाला है तो क्या होगा? वो परीक्षण विश्वसनीय होगा। अगला सवाल है यहाँ पे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को यहाँ पे सुझाया गया है? कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक, विद्यालय शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तर की परीक्षा संचालन या प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं को ऐच्छिक बनाना या इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक करना ही आप राष्ट्रीय सुझाया गया है। अगला सवाल है वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार कौन सा है? आलोचनात्मक प्रश्न, विश्लेषणात्मक प्रश्न, मिलान प्रश्न या वाक्यात्मक प्रश्न? तो जो मिलान वाले प्रश्न होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? वस्तुनिष्ठ परीक्षण कहलाते हैं। बाकी ये 3 आपके वस्तुनिष्ठ परीक्षण नहीं कहलाते हैं। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल इसमें करेक्ट रहेगा। अगला सवाल है मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? ठीक है, बालकों को धीमी गति से लिखने वाले और प्रतिभाशाली बालकों को रूप में लेबल करना, जिन बालकों की उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता हो उनकी पहचान करना, अधिगम की कठिनाई और समस्याओं को वाले क्षेत्रों का पता लगाना या उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है उसकी प्रतिपुष्टि प्राप्त करना। तो आपका चौथा ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट है। ये मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होगा कि जीवन जीने की शिक्षा है वो किस सीमा तक तैयार कर पाई है उसका प्रतिपोषण करना ही आपका बिल्कुल राइट जवाब रहेगा। अगला सवाल है यहाँ पे सीबीएसई में माध्यमिक स्तर पर सीसीई कब लागू हुई थी? 2004-5 से, 2005-6 से, 2006-7 से या 2009-10 से? तो माध्यमिक कक्षा यानी 10वीं में ये जो 2009-10 में लागू हुई है, आपका डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अगला सवाल है ये हिंदी शिक्षण वीडियो के अति महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, आप इसे जरूर देखें। आप अपनी प्रैक्टिस को चेक कर सकते हैं कि आपके कितने सवाल बिल्कुल राइट बन रहे हैं। अगला सवाल है
शैक्षिक निदान की प्रक्रिया के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है? छात्रों का चयन, शिक्षण विधि का चयन, विषय वस्तु के विशिष्ट या कठिनाई स्थलों का चयन। तो यहां पर कौन सा नहीं आएगा? शैक्षिक निदान की प्रक्रिया के अंतर्गत साथियों शिक्षण विधि का चयन वाला ऑप्शन नहीं आएगा, बाकी तीन ऑप्शन आपके करेक्ट रहेंगे बिल्कुल। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, जब हम परीक्षण का उपयोग करते हैं तो उस बात का निश्चय करना चाहते हैं कि ये एक विशिष्ट प्रकार का शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत ही व्यक्ति में क्या सीखा है। ठीक है, यानी ऐसा प्रयोग उस बात का निश्चय करना चाहते हैं कि एक विशिष्ट प्रकार की शिक्षा प्राप्त के उपरांत व्यक्ति ने क्या सीखा है। तो ये कब चेक होगा? निदानात्मक परीक्षण से, उपलब्धि परीक्षण से, उपचारात्मक परीक्षण से या नियोजनात्मक परीक्षण से। तो उपलब्धि परीक्षण से ही पता लगेगा कि उसने कितना सीखा है। तो आपका दूसरा नंबर का जवाब है बिल्कुल करेक्ट रहेगा साथियों। अगला सवाल है, लेखन और उच्चारण के लिए अनुकरण विधि उपयोग में ली जाती है। तो अनुकरण विधि कौन सी कक्षा के लिए होती है? प्राइमरी, माध्यमिक, उच्च स्तर या सभी स्तर। तो लेखन उच्चारण के लिए जो अनुकरण विधि है ना, वो केवल प्राइमरी लेवल पे ही होती है साथियों, तो कक्षा 1 से लेकर 5 तक। तो आपका इसमें पहला ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है साथियों, कविता शिक्षण की किस प्रणाली के अंतर्गत कविता को समझाने के लिए वैसी ही या उसकी विरोधी दूसरी कविता को प्रस्तुत करके उसका तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है? एक किसमें किया जाता है? समान कविता प्रणाली में, अर्थबोध कविता प्रणाली में, समीक्षा प्रणाली में या तुलना प्रणाली में। तो एक कविता की जैसी दूसरी कविता को प्रस्तुत करके हम उसमें तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, तो वह तुलना प्रणाली कहलाती है। चौथा ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अगला सवाल है, कविता शिक्षण की प्रश्नोत्तर प्रणाली को और किस नाम से भी जाना जाता है? तो वाक्य प्रणाली, खंडान्वय प्रणाली, शब्द कथन प्रणाली या व्यास प्रणाली। तो यहाँ पर जो कविता शिक्षण की प्रश्नोत्तर प्रणाली है उसको खंडान्वय विधि के नाम से भी जाना जाता है। आपका दूसरा ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अगला सवाल है, भाषा शिक्षण विधियों में कौन सी विधि है जो प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए नितांत व्यर्थ है? ठीक है, डाल्टन प्रणाली, प्रोजेक्ट प्रणाली, मॉन्टेसरी प्रणाली या किंडरगार्टन प्रणाली। तो यहाँ पर जो डाल्टन प्रणाली है ना, ये प्राइमरी लेवल के बच्चों के लिए क्या होती है? नितांत व्यर्थ होती है। आपका पहला ही ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ साथियों। व्याकरण शिक्षण की किस प्रणाली को विकृत रूप से सुग्गा प्रणाली भी कहते हैं? सुग्गा मतलब तोता प्रणाली को कहते हैं। अव्याकृत प्रणाली, सहयोग प्रणाली, पाठ्य पुस्तक प्रणाली या निगमन प्रणाली। तो जो सुग्गा प्रणाली है ना साथियों, वो पाठ्य पुस्तक प्रणाली को कहते हैं। आपको बिल्कुल याद रखना है, ये सवाल जरूर बनेगा साथियों। अगला सवाल है साथियों, उच्च प्राथमिक स्तर पर मौखिक भाषा की प्रत्यक्ष विधि का सही उदाहरण कौन सा है? उच्च प्राथमिक स्तर पर मौखिक भाषा शिक्षा का प्रत्यक्ष विधि का उदाहरण कौन सा है? प्रदर्शन और निर्देशन, आदर्श संभाषण, अभिनय प्रदर्शन या सहानुभूति पूर्वक व्यवहार। कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल राइट रहेगा साथियों? तो आपका बिल्कुल जो राइट आंसर रहेगा साथियों, आप में सहानुभूति व्यवहार रहेगा साथियों। इसमें ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अगला सवाल है साथियों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा प्रवर्तित बेसिक शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत कौन सा है? व्यक्तिगत भिन्नता पर बल देना, कक्षा के स्थान पर प्रयोगशाला में शिक्षा, मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना या खेल के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना। तो महात्मा गांधी का जब भी नाम आ जाए साथियों, तो मातृभाषा के माध्यम से ही शिक्षा प्रदान करने की उन्होंने यहाँ पर बात की है। अगला सवाल है साथियों, भाषा कौशलों में अभिव्यक्ति कौशल कौन सा है? भाषाई कौशल में अभिव्यक्ति कौशल कौन सा होता है? तो देखो, अभिव्यक्ति का मतलब होता है अगर आप तो उधर तो बोलकर बता सकते हैं या आप लिखकर बता सकते हैं। तो बोलना और जो लिखना होता है ना, ये आपका क्या कहलाता है? अभिव्यक्ति कौशल कहलाता है। ठीक है, अगर ग्रहणात्मक कौशल की बात करते हैं तो सुनकर हम ग्रहण करते हैं, ठीक है, या आप पढ़कर ग्रहण करते हैं, तो वो ग्रहणात्मक कौशल होते हैं। तो सुनना और पढ़ना, सुनना अगर पढ़ने की बात आ जाए तो देखो, सुनना यानी स्पीकिंग और रीडिंग, अगर ये दो है, ये तो क्या है? ग्रहणात्मक है। ठीक है, ग्रहण करते हैं, क्या करते हैं? ये ग्रहण करने की बात करती है। ठीक है, बाकी बोलना और लिखना क्या है? ये अभिव्यक्ति करती है, तो ये अभिव्यक्ति। ठीक है, अगला सवाल है साथियों, पाठ्य पुस्तक रचना के सोपानों का सही क्रम कौन सा होता है? ठीक है, तो पाठ्य पुस्तक रचना के सोपानों का सही क्रम रहेगा साथियों, विशेष सामग्री का चयन पहला नंबर आएगा। ठीक है, स्तरीकरण ये आपका 2 नंबर पर हो जाएगा और प्रस्तुतिकरण आपका 3 नंबर पर हो जाएगा। तो पहला ही ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट है साथियों, पहले ऑप्शन को आप राइट समझिए। अगला है, दी गई शिक्षण विधियों में लेखन शिक्षण की कौन सी विधि है? लेखन शिक्षण की कौन सी विधि है? ध्वनि साम्य विधि, देखो और कहो विधि, अनुध्वनि विधि या रूपरेखा अनुकरण विधि। तो लेखन शिक्षण की विधि की बात हो रही है, तो यहाँ पर रूपरेखाकरण जो विधि है वही आपका सही जवाब रहेगा। चौथा ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट रहेगा साथियों। अगला सवाल है, विद्यार्थियों के शैक्षिक रूप से पिछड़ेपन का जो शारीरिक कारण है वो कौन सा नहीं है साथियों? उच्चारण दोष, शारीरिक दोष, अल्प स्मृति या शारीरिक विकलांगता या दुर्बलता। तो ये कह रहा है कि शारीरिक कारण के अंतर्गत कौन सा नहीं रहेगा? तो इस अल्प स्मृति है ना, ये शारीरिक कारण में नहीं आता है, बाकी 3 आपके शारीरिक कारण में आएगा। आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अगला सवाल है,
कठपुतली का जो प्रदर्शन है वो अनुदेशन सामग्री के किस वर्ग में संबंधित है? चित्रदर्शक सामग्री, श्रव्य अनुदेशन सामग्री, श्रव्य दृश्य अनुदेशन सामग्री या दृश्य अनुदेशन सामग्री। तो कठपुतली में क्या होता है, आवाज तो आपको नहीं आती है, केवल दिखाई देता है, तो एक दृश्य अनुदेशन सामग्री कहलाएगी आपकी। यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा साथियों। आज का और अंतिम सवाल है साथियों, भावों और विचारों के साथ पूर्ण तादात्म्य स्थापित करने का जो अलौकिक आनंद की अनुभूति है वो करवाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? कहानी शिक्षण के द्वारा, गद्य शिक्षण का, रचना शिक्षण का या कविता शिक्षण का? तो भाव और विचारों के साथ अगर आप तादात्म्यकरण कर रहे हैं और अनुभूति कर रहे हैं तो वो तो कविता शिक्षण के अंदर होता, तो चौथा ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट रहेगा साथियों। तो ये हिंदी शिक्षण वीडियो के महत्वपूर्ण 25 सवाल थे। वीडियो हमारा कैसा लगा है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।